Are we live? All right, everyone, a very good evening and warm welcome to Infinity Learn NEET by श्री चैतन्या। बच्चे, आज सारांश का आखिरी चैप्टर आपका बॉटनी का इकोलॉजी का बचा हुआ है, विच इज इन्वायरमेंटल इश्यूज। उस पे हम फतेह हासिल करेंगे। इकोलॉजी आपका इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। सारे चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, इस लास्ट चैप्टर की बारी है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ जो जो चैप्टर्स ऐसे हैं, जो कॉन्सेप्ट ऐसा है जो अवेयरनेस के ऊपर है, तो आप बच्चे यंग स्टूडेंट्स हो, आप लोग यूथ हो नेशन का, तो अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस पे जरूर क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक के ऊपर। तो किस किस टॉपिक से इस चैप्टर के क्वेश्चन आए हुए हैं हम बात करेंगे थ्रू आउट द सेशन। कितने क्वेश्चन आ सकते हैं हम बात करेंगे थ्रू आउट द सेशन। एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट चैप्टर आई एम गोना कवर टुडे क्लास। ऑलराइट एवरीवन, ए वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, बस अपने फिजिक्स वाले सर को लग रहा है कि आज मैं बच्चों को सारे फॉर्मूलाज रटवा के छोड़ूंगा। आज मैं बच्चों को लास्ट लेग वाली जो हेल्प है आज मुझे करके ही देनी है मेरे बच्चों को, इसलिए सर लगे हुए हैं निरंतर। 3 घंटे से लगातार वो आपकी क्लास ले रहे हैं बच्चों, तो उनकी क्लास के बाद में बाकी बच्चे भी मेरी क्लास में जुड़ सकते हैं। गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, वेरी 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 गुड इवनिंग। हेलो दिव्यांशी, हाउ आर यू? यस, तो लेट्स गेट स्टार्टेड भाई। स्टार्ट करते हैं आज का इन्वायरमेंटल इश्यूज। भाई इन्वायरमेंटल इश्यूज ना नीट एग्जाम के लिए पढ़ना जरूरी है, बट आप बच्चों को एक्चुअल में अवेयर होने के लिए भी जरूरी है। इसके साथ में मैं एक और इंफॉर्मेशन आप बच्चों को दे दूं, इस क्लास के जस्ट बाद 6:30 PM पे आई विल बी लाइव अगेन। आप बच्चे कैसे नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हो। मैंने अपने 12 साल के करियर में देखा है कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम सेंटर के बाद बाहर आने के बाद ये फील करते हैं कि मैम मेरा पेपर ना मुझे आता था, बट स्टिल कुछ ना कुछ गलतियां मुझसे हो गई उस पेपर में, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मेरे रह गए, वहां पे आता हुआ क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हो तो वो 0 नंबर आपका कहलाएगा, बट अगर आप गलत कर देते हो तो वो 5 नंबर डिडक्ट हो जाते हैं आपके फाइनल मार्क्स में से। और 5 मार्क्स का मतलब ये हुआ कि आप 5 स्टेप्स पीछे चले गए हो अपने ड्रीम कॉलेज से। तो हमें एटलीस्ट आती हुई चीजें तो बिल्कुल भी गलत नहीं करनी है बच्चे। तो 6:30 PM पे आई विल बी लाइव टू शेयर विद यू कैसे आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकते हो, कैसे आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, कैसे आप अपना फुल पोटेंशियल दे सकते हो अपने एग्जाम में। हेलो रोहित चवन, हेलो, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। तो 6:30 पे आई विल बी लाइव अगेन। अभी इस क्लास में जो सारांश की आपकी क्लास है, हम आखिरी चैप्टर को कर रहे हैं विच इज योर इन्वायरमेंटल इश्यूज। अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल इश्यूज की, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है दिव्यांशी एंड रोहित, विच इज पोल्यूशन। पोल्यूशन ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, है ना। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी हम देखते रहते हैं, क्योंकि एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो पोल्यूशन एक्चुअली है क्या? एनसीईआरटी की लाइंस के साथ में जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो एनसीईआरटी आपको ये कहती है कि पोल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज, कोई भी ऐसा चेंज जो कि रिक्वायर्ड नहीं है इन फिजिकल, इन केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, सॉइल और वाटर। हम एयर पोल्यूशन की भी बात करेंगे, हम वाटर पोल्यूशन की भी बात करेंगे, हम सॉइल पोल्यूशन की भी यहाँ पे बात करेंगे। हेलो सिद्धार्थ, वेरी गुड इवनिंग बेटा। तीनों को सेग्रीगेट वे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने देखा पोल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज जो हमें फील हुआ। अब वो किसकी वजह से होता है? जो केमिकल्स हैं, जो एजेंट्स हैं, विच आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू कॉज दैट चेंज वुड बी योर पॉल्यूटेंट्स। उसको आप पॉल्यूटेंट्स कहेंगे। सो दे आर द एजेंट्स दैट ब्रिंग अबाउट सच एन अनडिजायरेबल चेंज। तो अगर वो एजेंट जो है फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल ऑफ वाटर की प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप उसको वाटर पोल्यूशन कह देंगे। बट अगर एयर की क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको आप एयर पोल्यूशन कह देंगे। सिमिलर विद द सॉइल पोल्यूशन। तो शुरुआत करते हैं बच्चे, हम शुरुआत करते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की, विच इज इन द 1986। अच्छा, अब कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें हमसे पूछ लिया जाए ईयर के बारे में, क्योंकि कुछ बच्चों को ना ईयर याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आंसर इज यस।
यस ऑफ कोर्स, इस चैप्टर से आपका ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है जिसमें आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में रिलीज हुआ, किसके लिए? प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, एयर, वाटर एंड सॉइल, तीनों को इंप्रूव करने के लिए हुआ, प्रिवेंट करने के लिए, जो भी आपकी हैजार्डस कंडीशंस है उसको भी प्रिवेंट करने का मुद्दा सामने लाया गया। ठीक है सिद्धार्थ, गुड इवनिंग बेटा। रोहित, दिव्यांशी, उसका भी मुद्दा सामने लाया गया। तो हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे व्हाट इज एयर पोल्यूशन, क्या उसके कारण होते हैं। लास्ट ईयर का क्वेश्चन जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में आपसे पूछ दिया था, उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन क्या है, बायोमैग्निफिकेशन जो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है, ऑलमोस्ट हर साल या एक साल छोड़ के आपका सवाल जरूर पूछा जाता है। डीडीटी कैसे एक्यूमुलेट हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, किस किस ऑर्गेनिज्म में कितना क्वांटिटी आप फील कर पा रहे हो, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, एल्गल ब्लूम क्या होता है, जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ थ्रू आउट द लेक्चर। ऑल राइट एवरीवन, so let's first begin with the very basic thing which is air pollution. Air pollution क्या होता है जी? अगर हम बात करें undesirable change in the physical, chemical और biological characteristics of the air, अगर हम एयर की क्वालिटी हमारी इंप्रूव ना हो करके बेकार हो जाती है, कोई भी चेंज हो रहा है, बी इट फिजिकल, बी इट केमिकल, बी इट योर बायोलॉजिकल, caused due to the addition of substances known as air pollutants. तो जब air pollutants ऐड हो जाते हैं they cause air pollution, वो air pollution को cause करते हैं। क्या उसके इफेक्ट देखने को आते हैं? तो अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स की, कम समय में क्या इफेक्ट आपको देखते हैं? निमोनिया हो सकता है, हेडेक होना शुरू हो जाता है, नोजिया। जो बच्चे मेरे दिल्ली से हैं, जो स्टूडेंट्स मेरे दिल्ली से मुझे लाइव देख रहे हो, दिल्ली वाले बच्चों मुझे ऑनेस्टली आप लोग बताओ, दिवाली के टाइम पे, दिवाली के जस्ट बाद, आपने लास्ट 2-3 साल में कुछ एक्सपीरियंस महसूस किया होगा, दिवाली के जस्ट बाद आपकी जो एयर क्वालिटी है वो काफी गिर जाती है। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, हम उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, बीट फायर क्रैकर, बीट जो एग्रीकल्चर इश्यूज होते हैं वो, उसकी डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं। बट जो भी आपकी क्वालिटी में जो कमी आई है वहां पे, उसकी वजह से आप खुद एक्सपीरियंस करते हो, हेडेक होना शुरू हो जाता है आपको, आप डिजी फील कर रहे होते हो, काफी नोजिया होना आपको शुरू हो जाता है। ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है जो उसी टाइम पे आपको अपीयर होंगे। जैसे ही आपकी एयर की क्वालिटी नॉर्मल होगी वैसे ही आप अच्छा महसूस करना शुरू कर जाते हो। कुछ लोगों को कफ होना शुरू हो जाता है, बलगम इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस पुअर क्वालिटी ऑफ द एयर। मूविंग ऑन टू द लॉन्ग टर्म इफेक्ट, लंबे समय के लिए क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलता है? आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आपका लीवर डैमेज हो सकता है, लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं, ब्रेन डैमेज इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ये भी आपका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। ऑलराइट, सो हार्मफुल इफेक्ट्स डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, कितना कॉन्सेंट्रेशन है पॉल्यूटेंट का, कितनी ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर है टू द ऑर्गेनिज्म, उस पर डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी कम है और उस समय पे आप काफी लंबे समय तक बाहर रहते हो तो आपको ज्यादा बलगम फील होता है, आप कफ करना शुरू कर देते हो। वो कफिंग इज ड्यू टू इनहेल ऑफ दोज एयर पॉल्यूटेंट्स जो कि आपका एयर में घूम रहे हैं। यस, उसकी वजह से आप ऐसे कफ कर रहे होते हो। ऑल राइट एवरीवन, तो किसी को कुछ भी ऐसा डाउट है, समस्या है, आपत्ति है, मुझसे पूछते हुए चलो आप लोग साथ साथ में। आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर्स एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मेथड्स टू कंट्रोल, अब किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को। तो बच्चे वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, वी हैव स्क्रबर एंड वी हैव कैटालिटिक कन्वर्टर, तीनों के बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया है, काफी बार यहां से आपका सवाल भी पूछा जाता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की, तो बच्चे इट विल रिमूव 99% पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम ए थर्मल पावर प्लांट। ये 99% पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता है, एयर को प्योरीफाई करने में हमारी हेल्प कर रहा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। मैं क्विकली आपको रिवाइज कराऊंगी, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। स्क्रबर,
दे विल रिमूव गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसी गैसेस को वो रिमूव करते हैं। द एग्जॉस्ट इज पास्ड थ्रू ए स्प्रे ऑफ वाटर और द लाइम, एंड बाद में पास होने के बाद यू विल बी एबल टू गेट द प्योरिफाइड एयर। जो एयर है वो उसका क्वालिटी इंडेक्स काफी इंप्रूव हो चुका है, एंड दैट इज नॉट हार्मफुल फॉर योर लंग्स। आप उसको इनहेल करेंगे तो यू विल फील बेटर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज कैटालिटिक कन्वर्टर। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इस पे भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। अगर मैं बात करूं कैटालिटिक कन्वर्टर्स की, व्हीकल्स विद कैटालिटिक कन्वर्टर शुड यूज अनलेड पेट्रोल सिंस लेड इनएक्टिवेट्स द कैटलिस्ट। बाद में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिकली दिल्ली में आपका सीएनजी को भी इंट्रोड्यूस करा गया, विच इज चीपर। ये चीपर भी होता है, यस, एंड ज्यादा बेहतर भी है, पोल्यूशन भी आपका कम कॉज करता है। इसीलिए गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि आप सीएनजी व्हीकल्स को ही यूज करें। हाँ मैम, अभी फिजिक्स की करी, इसका क्या रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा? बेटा लाइव क्लास आपकी चल रही है, उसके बाद में भी आप इसको देख सकते हो, बट अभी आप मुझसे डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओगे, दैट इज द ओनली डिफरेंस। 6:30 पे आई विल बी लाइव अगेन, ठीक है? अमित चौधरी, हेलो हेलो अपूर्व, ऑलराइट एवरीवन। चलिए, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज प्रिवेंटिंग द एयर पोल्यूशन। अब हम समझ गए एयर पोल्यूशन होता है, हम समझ गए कि हमारे लिए हार्मफुल है, हम कैसे इसको रोक सकते हैं यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हर कोई घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों के पास 4 अलग अलग गाड़ियां हैं, सब अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, ये एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें एक्चुअल आइडियलिस्टिक कंडीशन की, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसेस, अगर मैं बात करूं मेट्रो सिटीज की तो जैसे मेट्रोज हो गई आपकी, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कीजिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आप यूज कर सकते हैं। आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, बी इट योर कार, बी इट योर स्कूटी, बी इट योर बाइक, एवरीथिंग, एवरी वेरिएंट यू आर कैपेबल टू गेट इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना? इसको गवर्नमेंट काफी बढ़ावा भी दे रही है, जगह जगह पे चार्जिंग स्टेशंस भी लगाए गए हैं ताकि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज कर पाए, जो कि आपका एयर पोल्यूशन को कम करने में काफी लाभदायक होगा। अगर हम बात करें ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की, तो हम सोलर एंड विंड एनर्जी को यूज कर सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, सोलर एंड विंड एनर्जी को वी कैन यूज। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, जो मैं आपसे स्टार्टिंग में बता रही थी कि ईयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फ्रॉम योर एनसीईआरटी, जहां से आपका क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है मेरे बच्चों। मैं कलर चेंज कर लेती हूं, हाँ जी, जहां से पहले भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, विच इज एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। अगर मैं बात करूं इंडिया की, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट came into the force in 1981, बट उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई, कुछ चेंजेस हुए 1987 में टू इंक्लूड नॉइज एज एन एयर पॉल्यूटेंट। तो नॉइज को भी एज ए एयर पॉल्यूटेंट ऐड कर दिया गया 1987 में। नाउ क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि आपको बताना है मुझे द ईयर इन विच नॉइज was added into air pollution। तो इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन आता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ट्रस्ट में बच्चों, ये इस टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आप जरूर गलती करते हो, बिकॉज ईयर को आप बहुत जल्दी भूल जाते हो। अब इसको नहीं भूलने के लिए, क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आपके पास चीट शीट्स होनी चाहिए। आप अपने कमरे में जहां बैठ के पढ़ाई करते हो, वहां पे आप मेक श्योर करो कि आपने स्टिकी नोट्स पे लिखा हुआ है एयर पोल्यूशन एक्ट का ईयर आप लिख देंगे, वाटर पोल्यूशन का आप ईयर लिख देंगे। जो जो आपकी जरूरी ईयर होती है, जरूरी नेम्स होते हैं, उसको आप मेंशन करके स्टिकी नोट पे रख लीजिए। बच्चे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर में भी आपसे पूछा गया है। तो मुझे बता दो एक बार चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन के अंदर, नॉइस को कब ऐड किया गया था? हमने एयर पोल्यूशन एक्ट को अमेंड करके, चेंज करके 1987 में क्या अमेंडमेंट्स करे गए थे, क्या चीज को ऐड करा गया था? इन द चैट बॉक्स एवरीवन बताओ, मैं आगे बढ़ती हूं। बताओ बच्चों, कम ऑन एवरीवन, मैं आगे चलती हूं। नेक्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन। अगर मैं बात करूं नॉइज पोल्यूशन की बच्चे, अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ द साउंड
noise affecting health and well-being of the organism, that will be noise pollution. इसको आप डेसिबल्स के अंदर मेजर कर रहे होते हैं. एनीथिंग बियॉन्ड 85 डेसिबल आइडियली शुड बी अवॉइडेड. उसको हमें अवॉइड करना चाहिए. पढ़ाई कर रहे हो बैठ के, बाहर में डीजे की आवाज आ रही है, ढिंचक ढिंचक, वो जो डीजे की आवाज है वो ऑब्वियसली आपकी 85 डीबी से ज्यादा है. आपके लिए क्या एक्ट कर रही है? बोलो मैम, एज ए नॉइस पोल्यूशन एक्ट कर रही है. अच्छा, इसका बड़ा मजेदार एग्जांपल भी मैं आपको दे देती हूँ. आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आपको डीमोटिवेट कर रहा होगा इस समय पे भी कि तुमसे तो लास्ट ईयर भी नहीं हुआ था, इस साल भी नहीं हो पाएगा. हालांकि साइंटिफिकली इस डाटा को वो नहीं जस्टिफाई कर रहा, बट दैट इज ऑल्सो ए नॉइस पोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू. उसको आपको ट्रीट करना है एज अ नॉइस पोल्यूशन. अपने माइंड को बंद करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, ये सोचना है कि ये जो आवाज मेरे कानों में पड़ रही है, जो ये बोल रही है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, लास्ट ईयर में ब्ला ब्ला हुआ था, उससे पहले ब्ला ब्ला हुआ था, तो आपको ये सोचना है यू हैव टू ट्रीट इट एज अ नॉइस पोल्यूशन. यस और नो इन द चैट बॉक्स. उसको आप एज ए नॉइस पोल्यूशन जरूर ट्रीट करें एंड जिंदगी के सफर में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें. मूविंग अहेड टू द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द नॉइस. क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं आपके नॉइस पोल्यूशन के? हियरिंग डिसेबिलिटी हो सकती है. बहुत ही नॉर्मल सी साधारण सी बात है, आप समझ सकते हो उसको. बहुत लंबे समय तक डीजे बज रहा होता है तो ना दिमाग में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, आपको स्ट्रेस हो जाती है ना. इतना डीजे बज रहा है बाहर में. अब मैम डीजे का एग्जांपल पिक करें क्योंकि बच्चे ना बार बार लिखते हैं कि मैम मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, बाहर ना शादी चल रही है, किसी का शादी का टाइम आ गया है और शादी चलने लग रही है ना. वो क्या बोलते हैं, वो शगुन वाले टाइम चल रहा है हमारा, है ना. अर्श यस, अमित चौधरी यस, अपूर्व बिल्कुल, दिव्यांशी यस, है ना. परफेक्ट एग्जांपल है ना. नॉइस पोल्यूशन को दूर करके रखा करो तुम लोग. तो बच्चे, अगर बहुत ज्यादा नॉइस है, नॉइस पोल्यूशन है, तो उसके क्या इम्पैक्ट आप पे देखने को मिल सकते हैं? इम्प्रॉपर स्लीप इश्यूज हो जाते हैं, इंक्रीज्ड हार्ट बीट हो जाती है, हियरिंग डिसेबिलिटीज होना शुरू हो जाती है, ब्रीदिंग पैटर्न भी आपका ऑल्टर होना शुरू हो जाता है. ठीक है, चलते हैं जी आगे, आगे बढ़ते हैं हम. मेथड्स टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन. क्या क्या मेथड्स होते हैं? यूज ऑफ साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल. ऐसे मटेरियल यूज कीजिए साउंड को अब्सॉर्ब कर लेते हैं. अब इसको देखिए भाई ध्यान से, इस प्लग्स को देखिए ध्यान से. आपने इस प्लग को कहीं और भी देखा होगा. जब भी हम कहीं भी एयरप्लेन से ट्रेवल करते हैं तो मेरे पास तो जरूर रहते हैं ये एयर प्लग्स. आई डोंट नो अबाउट यू, बट मुझे ये हैबिट है. आई विल ऑलवेज कैरी दिस एयर प्लग्स. रीजन बिंग, जब आपका फ्लाइट टेक ऑफ करता है एंड जब वो लैंड करता है तो टेक ऑफ के टाइम पे भी, लैंडिंग के टाइम पे भी बहुत एक्सेसिव नॉइस होती है, एक्सेसिव नॉइस होती है. यस और नो? हाँ, ईयरफोन नहीं है अमित चौधरी, ये आपके ईयर प्लग्स हैं, ईयर प्लग्स हैं. तो जब आपकी अगर मैं बात करूं एरोप्लेन की, जब वो टेक ऑफ करता है, लैंड करता है, एक्सेसिव नॉइस होती है, सर दर्द हो जाता था मेरा. एंड ये मेरे लिए लाइफ सेवियर की तरह आया मेरी जिंदगी में. जैसे ही एरोप्लेन स्टार्ट होता है मैं अपने ईयर प्लग्स को लगा लेती हूँ ताकि उस सारी एक्सेसिव नॉइस से मेरा ब्रेन बिल्कुल बचा रहे. तो ये आपके एयर प्लग्स जिसको कि आप यूज कर सकते हो. नेक्स्ट इज हॉर्न फ्री जोन्स बनाने चाहिए. स्पेसिफिकली हॉस्पिटल्स एंड स्कूल वाले एरिया को तो हॉर्न फ्री कर देना चाहिए. हालांकि अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हो तो वहां पे हॉन्क करना इज नॉट अलाउड. हमारी इंडिया में हम भर भर के हॉन्क कर रहे होते हैं, बट वहां पे हॉन्क करना इज नॉट अलाउड एट ऑल. ऑफेंसिव हो जाता है, लोग ऑफेंस करना शुरू कर देते हैं. आपने हॉन्क कैसे कर दिया अननेसेसरली. यहाँ पे हम लगे रहते हैं बजाने में, बट एक्चुअल में दैट इज नॉट द राइट अप्रोच अंटिल एंड अनलेस इट इज नॉट रिक्वायर्ड. आप ड्राइविंग लाइसेंस भी लेते हो, वो भी आपको यही सिखाते हैं कि हॉन्क आपको कम से कम करना है. हॉन्क की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है व्हाइल यू आर ड्राइविंग ए कार. ठीक है बच्चों, चलिए. हॉर्न को सिर्फ इमरजेंसीज में ही यूज करना चाहिए. दैट वे हम नॉइस पोल्यूशन को भी कम कर पाएंगे. मूविंग अहेड टू द परमिसिबल साउंड लेवल्स ऑफ क्रैकर्स एंड लाउड स्पीकर्स. यूज कर सकते हो लाउड स्पीकर को, आप किस इंटेंसिटी पे यूज कर सकते हो वो भी हमें मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ तो मैम हॉर्न में यमला पगला दीवाना की टोन बजाते हैं. हाँ बिल्कुल, या ये होता ही है अमित चौधरी. अभी आप छोटे बच्चे हो, जब आप थोड़े से
18 प्लस या 19-20 के हो जाओगे, उसके बाद में जब आप ड्राइविंग शुरू करोगे सीखना, तो ड्राइविंग में भी आपको सिखाया जाता है कि हॉन्क करना ये लास्ट ऑप्शन फॉर यू। आप इंडिकेटर दे सकते हो लेफ्ट का, राइट का, ठीक है। आपको हॉन्क तो मिनिमम करना चाहिए। हॉन्क करना बहुत डिस्टर्बिंग होता है आपके खुद के लिए भी। आप अपने सामने बैठ के इतना जोर से पोंपो बजा रहे हो, तो अल्टीमेटली आपके ब्रेन में भी तो इसका इंपैक्ट होगा, ठीक है अमित? हाँ जी, चलिए, तो हम बात कर रहे थे बच्चे कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो कुछ मेथड्स को आप यूज कर सकते हो एंड यू कैन रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन विच इज द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इज कंटामिनेशन ऑफ वाटर। अब हम समझ चुके हैं, अगर मैं बात करूं वाटर पोल्यूशन की, तो इट इज कंटामिनेशन ऑफ वाटर। जो पॉल्यूटेंट है वो आपके वाटर होंगे। नमस्ते बेटा। बाय सब्सटेंस हार्मफुल टू योर लाइफ। अब पानी की अगर हम बात करें, पानी में आप मेजर कर रहे हो तो टीडीएस ऑफ द वाटर। टीडीएस ऑफ वाटर अगर ज्यादा है मतलब खराब पानी है, टीडीएस ऑफ वाटर अगर नॉर्मल है मतलब हमारे लिए अच्छा पानी, हम उसको ड्रिंक कर सकते हैं। यूवी नमस्ते बेटा, वेलकम टू द सेशन। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स की, क्या क्या वाटर पोल्यूटेंट होते हैं जो उस पानी को बेकार बना सकते हैं, उस पानी को ड्रिंकिंग एबिलिटीज को कम कर सकते हैं, बेकार कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट, हम जनरली आपने देखा होगा कि मम्मी लोग क्या करती हैं कि ठीक है जी सब्जी बनानी है, मम्मी को सिंक के पास में खड़े होके वहीं पे मम्मी ने छिलके उतारना शुरू कर दिया, सब्जी का पूरा डंप कर दिया, और वो जो डंप का कुछ पार्ट है वो चला गया आपका नीचे पानी के अंदर भी। अब बाद में बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होंगी उसको सेग्रीगेट करने के लिए, नॉर्मल पानी को बाहर निकालने के लिए। तो डोमेस्टिक वेस्ट इज द मेजर रीजन फॉर दिस वन। सेकेंड, अगर हम बात करें माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन भी आपके पानी में हो सकती है। माइक्रोब्स की कॉन्टामिनेशन, माइक्रोब्स हर कहीं प्रेजेंट है, इसीलिए आजकल घर घर में आरओ प्रेजेंट है जो कि रिवर्स ऑस्मोसिस के तहत आपको ड्रिंकेबल वाटर प्रोवाइड कर रहा होता है। टॉक्सिक वेस्ट भी ऐड हो सकता है। हीट, ज्यादा हीट से भी पानी की क्वालिटी आपकी बेकार हो सकती है। एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दीज आर द 5 टाइप ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज की, क्या क्या इंप्योरिटीज पानी में आ सकती है दिव्यांशी, तो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कंटेन्स 0.1% ऑफ इंप्योरिटीज एंड 99.9% ऑफ द वाटर। अगेन आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन कंट्री। फॉरेन में अगर आप जाते हो तो नॉर्मल टैप आप चलाओगे तो जो पानी होता है उसको आप ड्रिंक कर सकते हो। इनफैक्ट इंडिया में भी आप पहाड़ों पे चले जाओ, अगर कोई बच्चा मेरा पहाड़ों से है, कोई बच्चा मेरे पहाड़ों से है, कोई बच्चा मेरा अगर पहाड़ से आया हुआ, तो पहाड़ों पे जब झरना बह रहा होता है वो इतना शुद्ध पानी होता है, उसको आप एज इट इज ड्रिंक कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी जब आप उसको ड्रिंक करोगे। तो इतना प्योर, इतना शुद्ध पानी होता है वो जो वहां से निकल रहा होता है। लेकिन हमें बिना आरओ यूज करे हम पानी को नहीं इस्तेमाल कर सकते, बिकॉज इट कंटेन्स लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज। ये जो 0.1% इम्प्योरिटी है यही उस पानी को ऐसा बना देगी कि आप उसको ड्रिंक नहीं कर सकते हो। यस, है यहाँ पास में झील, अच्छा है मेरे पहाड़ी बच्चे भी। तो पहाड़ी बच्चों आप मेरे को बता दो जहाँ पे भी झरना बह रहा होता है आप डायरेक्टली वहां से पानी को यूज करके पानी को यूज कर लेते हो, उस पानी को आप ड्रिंक कर पाते हो। एडिशनल हमें आरओ की रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं पड़ती है। तो बच्चे अगर मैं बात करूं इंप्योरिटीज की, तो इंप्योरिटीज कुड बी सस्पेंडेड सॉलिड्स, जैसे कि कुछ सैंड का पार्टिकल, कोई मिट्टी उसके अंदर आ गई है। डिसॉल्व्ड सोल्यूट भी हो सकते हैं, कुछ मेटल आयंस ऐसे हैं जो हमारी सेहत के लिए खतरनाक है, अमोनिया, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, ये सब भी उसमें ऐड हो सकते हैं। गुड इवनिंग न्यूटन बाबा। दे कोलॉइडल मटेरियल ऑल्सो, फीकल मेटल, बैक्टीरिया, फाइबर्स भी कुछ ऐसे ऐड हो जाते हैं जो कि इंप्योरिटीज को कॉज करते हैं आपके पानी के अंदर। ठीक है जी, हाँ जी बच्चों, हम वापस से मिलेंगे 6:30। इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद थोड़ा ब्रेक आपको दे दूंगी, उसके बाद हम 6:30 वापस मिलेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। यस, अगर हम बात करें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की, विच इज बीओडी, देख लेते हैं बीओडी क्या होती है। ये जो स्लाइड है यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, और इंपॉर्टेंट स्लाइड को मैम लिख देती है एमसीक्यू अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी। ये एक ऐसी स्लाइड है जहां से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते ही आते हैं। समझ लेते हैं बच्चे, समझ लेते हैं बीओडी क्या होता है। Amount of oxygen consumed by the bacteria for oxidation of all the organic matter in 1 liter of the water.
BOD जिसको आप बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं, इट इज इनडायरेक्ट मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड पोल्यूशन इन द वाटर। पानी के अंदर अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा मतलब उस पानी की डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होगी, बोलो मैम, कम होगी। DO मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अगर कम होगी तो जो भी ऑर्गेनिजम्स वहां पे सरवाइव कर रहे हैं उनकी ऑक्सीजन के लिए डिमांड क्या होगी, बोलो मैम, ज्यादा होगी। तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा तो BOD क्या हुआ, बोलो मैम, ज्यादा हुआ। इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यस और नो इन द चैट बॉक्स। Is it directly proportional? Yes or no in the chat box everyone। फिर से बताती हूँ बच्चों, फिर से बताती हूँ, अगर मेरा पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है मतलब वाटर पोल्यूशन हुआ। ऑर्गेनिक मैटर अगर ज्यादा है मतलब उस पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो कम हुआ। DO स्टैंड्स फॉर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब जो ऑर्गेनिज्म है उनको सरवाइव करने के लिए, उनको रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं बचा, विच मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सभी ऑर्गेनिज्म की कम होगी, ज्यादा होगी, बोलो मैम, ज्यादा हो जाएगी, विच मीन्स वाटर पोल्यूशन भी आपका ज्यादा हो जाएगा। तो मैं यहां लिख रही हूं बच्चे दैट ऑर्गेनिक मैटर का कॉन्सेंट्रेशन हुआ ज्यादा, विच मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर BOD and BOD my dear kids is inversely proportional to dissolved oxygen। DO stands for dissolved oxygen। ये हमने अपना एब्रिविएशन निकाल लिया है, ठीक है जी। इट इज इनवर्सली। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? कोई डाउट, कोनो आपत्ति, कोनो प्रॉब्लम, कुछ भी है प्लीज मुझसे पूछो सारे बच्चे इन द चैट बॉक्स एवरीवन। कोई भी प्रॉब्लम है अब तक की कक्षा में तो पूछ लीजिए। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिखता होगा और ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। एक बार मैं आपको डिकोड करके इसको समझा देती हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम बच्चों। यहाँ पे आपको दी हुई है कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। देखिए जो ब्लू लाइन है ये BOD को रिप्रेजेंट कर रही है, ये ऑरेंज लाइन मेरी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन DO को रिप्रेजेंट कर रही है। इस पर्टिकुलर टाइम पे जब मेरी DO ज्यादा है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा है, तो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी रिक्वायरमेंट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, बोलो मैम, कम है। बोलो मैम, कम है। यस और नो, बोलो मैम, कम है। यस। जैसे ही आपका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हुआ, यहाँ पे देखिए ये कम हुआ, तो BOD क्या हो गया, इतना हो गया, बोलो मैम, ज्यादा हो गया। तो जो मैं आपको बात समझा चुकी हूं बच्चे कि जैसे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा BOD ज्यादा होगा, DO कम होगा, वाटर पोल्यूशन ज्यादा होगा। ये बात मेरे सारे बच्चों के ज्ञान चक्षु में बैठ जानी चाहिए। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, एल्गल ब्लूम। क्या ये बात समझ आ गई? ये वाला ग्राफ समझ गए हो? ये पहला टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। ये पहला टॉपिक है। चलिए एल्गल ब्लूम पे दूसरा टॉपिक जिससे आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, दैट इज योर एल्गल ब्लूम। व्हाट इज दैट? पहले एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के बताती हूँ, फिर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगी। एनसीईआरटी कहती है ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक एल्गी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर। अब आप समझिए मेरी बात, मोटा मोटी बात ये है, इस पानी के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर आपका प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक मैटर अगर प्रेजेंट होगा तो एल्गी जो है वो एक्सेसिव ग्रो करना शुरू कर देगी। देयर विल बी फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ द एल्गी। अब एल्गी मतलब मैं यहाँ पे प्लैंक्टोनिक एल्गी की बात कर रही हूँ। जब इसने ग्रो किया तो ऑब्वियसली इस सी के ऊपर ऐसे पूरा लेयर बना लेगी, पूरा लेयर बना लेगी। अब ऊपर में है मेरी पूरी लेयर ऑफ एल्गी। बोलो मैम, व्हाइट के ऊपर व्हाइट से लिख रहे हो, कलर चेंज कर लो, कलर चेंज कर लो। सुन ली मैंने आपकी दिल की बात। यहाँ पे ये है जी आपकी एल्गी। अब मुझे एक बात बताओ, नीचे रहने वाली जो फिशेस हैं, नीचे रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, उन बेचारों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी?
उनकी ऑक्सीजन कम होगी, यस और नो इन द चैट बॉक्स, बिल्कुल कम होगी। ऑक्सीजन कम होगी तो क्या उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी? यस मैम, बिल्कुल होना शुरू हो जाएगी। तो एल्गल ब्लूम मींस एक्सेसिव एल्गी ने ग्रो कर लिया है। क्यों कर लिया? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच इज प्रेजेंट इनटू योर वाटर बॉडीज। एम आई क्लियर? एल्गल ब्लूम पे जरूर आपका सवाल आ सकता है मेरे बच्चों, PYQs आए हैं, यहां से जरूर क्वेश्चन आ सकता है। टॉपिक नंबर 2 जहां से क्वेश्चन यहां से बैठ सकता है आपका। यस एवरीवन, क्लियर है एल्गल ब्लूम? चले आगे, चलते हैं जी आगे। भाई ये स्लाइड तो तुम लोग घोट के पी जाओ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर हाइकिंथ, वाटर हाइकिंथ जिसको आप ई कॉर्निया भी कहते हैं, वाटर हाइकिंथ को बंगाल में इंट्रोड्यूस करा गया था बिकॉज इट इज हैविंग वेरी ब्यूटीफुल लीफ। इतने सुंदर लीफ है, इतने सुंदर फ्लावर है, लोगों को लगा अगर वाटर हाइकिंथ यहाँ ग्रो करेगा तो हमारा भी टूरिस्ट अट्रैक्शन काफी बढ़ जाएगा। इस मनोदशा से इसको इंट्रोड्यूस किया गया, किसको? ई कॉर्निया को, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर हाइकिंथ। इसके ब्यूटीफुल लीव्स हैं, ब्यूटीफुल इसके फ्लावर्स होते हैं, बट विद द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है? इसका ग्रोथ इज वेरी फिनोमिनल। इतना एक्सेसिव ग्रो कर जाता है ये कि पूरे वाटर बॉडी के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ ई कॉर्निया दिख रहा है। अब ऊपर अगर पूरा ई कॉर्निया फैल गया, नीचे जो बेचारी छोटी छोटी फिशेस ग्रो कर रही है उनको तो ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगी। मतलब वो जो छोटी छोटी फिशेस है, क्या उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी? बताओ जी। यस मैम, डेथ होना शुरू हो जाएगी। सो ड्यू टू फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ वाटर हाइकिंथ देयर विल बी डेथ ऑफ योर फिशेस। अब भाई बंगाल के अंदर तो स्टेपल फूड इज फिश। कोई बंगाली है मेरा बच्चा? चैट बॉक्स में जल्दी बताओ, बंगाली? हाँ एमी तुम्हार को भालो बाची, कोई बंगाली है मेरा बच्चा? यस एवरीवन, फिशेस की अगर डेथ होना शुरू हो जाएगी तो दैट विल बी टेरर फॉर द बंगाल, बिकॉज उनका तो स्टेपल फूड ही खत्म हो गया। तो वाटर हाइकिंथ को आप टेरर, द टेरर ऑफ बंगाल भी बुलाते हैं। सिंपल रीजन इसके पीछे ये है कि इसकी जो ग्रोथ होती है वो एक्सेसिव है, फिनोमिनल है, पूरा ग्रो कर जाएगा और नीचे रहने वाली फिशेस को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा ग्रो करने के लिए। दैट इज द मेन डिफरेंस। नो मैम, फ्रॉम झांसी। अच्छा, कोई है मेरा बच्चा बंगाल से, वो बता पाएगा? डर जाते हैं वाटर हाइकिंथ, है ना, जैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं अरे अरे गब्बर आ जाएगा, चुपचाप से सो जाओ। तो वहाँ पे माएँ कहती है बच्चों को, बेटा वाटर हाइकिंथ वापस से बंगाल में आ जाएगा, चुपचाप से सो जाओ। जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो बच्चे आपको, सब बच्चों को चैट बॉक्स में लिखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर your examination point of view. The terror of Bengal is your water haikint. Terror of Bengal is your water haikint. क्यों है? समझा चुकी हूं आपको चैट बॉक्स में एवरीवन, चैट बॉक्स में एवरीवन। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं आगे एक ऐसे टॉपिक की तरफ जिससे तो जरूर सवाल आएगा, पेपर को लीक कर देते हैं हम। 2023 के अंदर आपका एक क्वेश्चन यहां से जरूर बन जाएगा। द टॉपिक नेम इज बायोमैग्निफिकेशन। बायो माने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। मैग्निफिकेशन मतलब कुछ चीज है जो मैग्नीफाई होकर के आ गई है। मैग्नीफाई मतलब ज्यादा मात्रा में आपकी आ गई है। तो देख लेते हैं बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, वो चार्ट देख लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स अप ए फूड चेन। फूड चेन के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स है वो इंक्रीज, उनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाती है, उसको आप बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। पेपर लीक, हाँ एक सीरीज बनानी चाहिए, पेपर लीक वाली सीरीज, बिल्कुल सही कह रहे हो। यस, तो देख लेते हैं बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है। कलर चेंज करना पड़ेगा। यस, a few toxic substances often present in the industrial waste water can undergo biological magnification, जिसको कि आप बायोमैग्निफिकेशन भी कहते हैं इन द एक्वाटिक फूड चेन। अगर मैं बात करूं बायोमैग्निफिकेशन की, इट विल रेफर टू द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द
टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल में अगर उसकी मात्रा, अगर उसकी अमाउंट कम है तो उसकी जस्ट ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल में उसकी मात्रा, उसकी अमाउंट ज्यादा होगी, उसके ऊपर और भी ज्यादा होगी, उसके ऊपर और भी ज्यादा होगी। तो मैं क्या कह सकती हूँ, जो बर्ड्स हैं लास्ट में उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टॉक्सिकेंट पाया जाएगा। यस बच्चे, so the amount will increase with respect to increase in the trophic level. सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल के ऊपर आपकी अमाउंट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। दिस विल हैपन बिकॉज द टॉक्सिक सब्सटेंस accumulated by an organism cannot be metabolized, because उसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकता है, इसीलिए वो एज इट इज ऊपर ट्रॉफिक लेवल के अंदर पास होता चला जाएगा। ना तो मेटाबोलाइज कर पा रहे, ना ही एक्सक्रीट कर पा रहे हैं, गले की हड्डी बन गई है वो डीडीटी, ना तो मेटाबोलाइज हो रहा है ना एक्सक्रीट हो रहा है। ऊपर वाला ऑर्गेनिज्म जो जब इसको खा रहा है तो उसके अंदर एज इट इज पास ऑन हो जा रहा है। वेरी कॉमन एग्जाम्पल माय डियर किड्स इज डीडीटी का एग्जाम्पल, डीडीटी का एग्जाम्पल, वेरी कॉमन एग्जाम्पल। डीडीटी क्या होता है? इट एक्यूमुलेट्स इन द टिश्यूज, एडिपोसाइट्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, ये रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को ही डिस्टर्ब कर लेता है, एक्सट्रीमली डेडली होता है एज इट कैन बी बायोमैग्निफाइड। कैसे? इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो मेरे सारे बच्चे। भाई डीडीटी एक ऐसा सब्सटेंस है, हमने बताया कि ना तो इसको आप मेटाबोलाइज कर सकते हो, ना ही आप इसको एक्सक्रीट आउट कर सकते हो। तो मान लीजिए वाटर बॉडीज के अंदर आपका डीडीटी इतने अमाउंट में प्रेजेंट है, देन जो प्लैंक्टॉन्स होंगे उस पानी में घूम रहे हैं बड़ा मजे से, पानी में घूम रहे हैं बड़ा मजे से, प्लैंक्टॉन्स के अंदर ये डीडीटी ट्रांसफर हो जाएगा, हो जाएगा? बोलो यस मैम, अमाउंट कम है। लेकिन जब स्मॉल फिश इस प्लैंक्टन को खाएगा तो ये सारा अमाउंट उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, अमाउंट हो गया ज्यादा। स्मॉल फिश पे डिपेंड कर रहा है बिग फिश, बिग फिश जब इसको खाएगा तो अमाउंट जो है डीडीटी का और ज्यादा बढ़ जाएगा। बिग फिश पे को जब बर्ड खाना शुरू करेगा 25 ppm तक अमाउंट चला गया। अब 25 ppm अमाउंट का मतलब ये हुआ कि जो एग्स हैं वो वहीं पे ही टूटना शुरू हो जाएंगे। ये जो बर्ड है इसकी पॉपुलेशन में कमी होना शुरू हो जाएगी, पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगी। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन, बिकॉज एट एवरी सक्सेसिव ट्रॉफिक डीडीटी हैज बीन इंक्रीज्ड, अमाउंट जो है वो डीडीटी का बढ़ता चला जा रहा है। सिंपल सा कारण ये है बिकॉज वी कैन नॉट एक्सक्रीट एंड वी कैन नॉट मेटाबोलाइज दिस पर्टिकुलर डीडीटी व्हिच वाज प्रेजेंट इनटू द वाटर। हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है? बता दो बच्चों, कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगेन इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूट्रोफिकेशन। भाई मैं आपको वापस से बता देती हूँ, इस चैप्टर में चाहे मैं बात करूं मेरे बच्चों एल्गल ब्लूम की, चाहे मैं बात करूं वाटर हाइकेंथ की, यहां लिख रही हूं वाटर हाइकेंथ के बारे में, चाहे हम बात करें बच्चे बायोमैग्निफिकेशन के बारे में, यस, चाहे मैं बात करूं यूट्रोफिकेशन के बारे में, ईच एंड एवरी टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? ये हमने क्या कर दिया भाई? हाँ अभी ठीक है, सुपर्ब। अभी तक मैं आपको समझा चुकी हूं एल्गल ब्लूम क्या है, वाटर हाइकेंथ का फंडा, बायोमैग्निफिकेशन। यहाँ तक कोई डाउट है तो मेरे प्यारे बच्चों पूछ लीजिए चैट बॉक्स में, अदरवाइज मैं शुरुआत कर रही हूँ यूट्रोफिकेशन की। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन माय डियर किड्स? नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक। लेक जो है वो नेचुरली एज करना शुरू कर गया है, बुढ़ापे की तरफ बढ़ना शुरू कर गया है। मैम लेक्स में भी बुढ़ापा होता है क्या? लेक्स में बुढ़ापे को हम कैसे पहचाने? हम इंसान को पहचान सकते हैं, दांत निकलना शुरू हो जाएंगे, झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाएंगी, कमर ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, पहचान लेंगे। लेकिन लेक को हम कैसे पहचानेंगे कि इसके अंदर बुढ़ापा आना शुरू हो गया है, इसकी एजिंग हो चुकी है? तो नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक ड्यू टू द एनरिचमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन इट्स वाटर विल बी यूट्रोफिकेशन। शुरुआत करती हूँ यंग लेक से। जब लेक आपकी यंग होती है, द वाटर इज कोल्ड एंड क्लियर, जो कि आपकी नॉर्मल लाइफ को सपोर्ट कर रहा होता है। नॉर्मल लाइफ सपोर्ट कर रही है, सारी लाइफ फ्लरिश कर रही है, सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं बहुत मजे से।
आगे बढ़ते हैं जी। टाइम के साथ में क्या होगा, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस जो है फ्रॉम फर्टिलाइजर्स दे आर फ्लश्ड फ्रॉम लैंड टू द वाटर, वो पानी में आना शुरू हो जाएंगे जो केमिकल्स है, जिसकी वजह से क्या होगा, लेक की फर्टिलिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे फ्लरिश कर रहे थे वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, अपने नंबर को बढ़ाना शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या होगा जी, न्यूट्रिएंट्स एनकरेज द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ भी अच्छी होने लग गई। ओवर स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द एल्गी, वो कहते हैं ना एक अमाउंट में ही कोई चीज अच्छी होती है, न कम न ज्यादा। तो एक अमाउंट जब तक दिया जा रहा है कि सारे ऑर्गेनिज्म बेहतर तरीके से रिप्रोड्यूस कर पाए, सारे ऑर्गेनिज्म बेहतर तरीके से फ्लरिश कर पाए, तब तक तो लेक की लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है। बट जब वो अमाउंट बढ़ना शुरू होगी, एल्गल ब्लूम एंड ब्लॉक द सनलाइट, एल्गल ब्लूम होना शुरू हो जाएगा, एल्गी एक्सेसिवली ग्रो करना शुरू कर देगी। जब एल्गी ने यहाँ पे सरफेस पे अपनी जगह बना ली, व्हाइट पे व्हाइट लिख रही है मैम देखो, जब एल्गी ने अपने सरफेस के ऊपर अपनी जगह बना ली तो नीचे जो ऑर्गेनिजम्स है, ये फिशेस को देखो कितना ब्यूटीफुल डायग्राम है, इन फिशेस के एकदम ही प्राण उड़ गए हैं, प्राण उड़ गए हैं, इनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। यस और नो भाई, ऑक्सीजन तो इनको प्रोवाइड ही नहीं हो पाएगी, पूरी की पूरी ऑक्सीजन की लेयर को ये एल्गी खा गई है, नीचे पास ही नहीं होने दे रही है। उसकी वजह से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, नीचे जो फिश प्रेजेंट है वो डेड होना शुरू हो जाएंगी। डेड प्लांट्स आर डीकंपोज्ड बाय डीकंपोजर्स, रिड्यूस द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डीओ कम हुआ, बीओडी बढ़ा। दिस इज अ रेड फ्लैग दैट वी आर हैविंग water pollution. This is a red flag that we are having water pollution. It is not enough oxygen to support the life form, thus the ecosystem will be destroyed. तो ये हो गया ना तुम्हारा यूट्रोफिकेशन, एजिंग हो गई उस बेचारी लेक की नॉर्मल तरीके से। प्राण पखेरु, हाँ प्राण पखेरु उड़ जाएंगे भाई उस फिशेस के, है ना। तुमने देख लिया कैसे प्राण पखेरु उड़ रहे थे। आ गया समझ, चले आगे सॉइल पोल्यूशन पे मेरे प्यारे बच्चों, चला जाए सॉइल पोल्यूशन पे। एवरीवन इन द चैट बॉक्स, चले सॉइल पोल्यूशन पे। हाँ जी, सुपर्ब। लेक फर्टिलिटी, मैंने अपूर्व, खन्ना, खरे नॉट खन्ना बेटा, लेक फर्टिलिटी मतलब जो ऑर्गेनिजम्स वहां पे रह रहे हैं वो बेहतर तरीके से रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, 10 अपने नंबर को बढ़ा पा रहे हैं। दैट इज द थिंग जो मैंने वहां पे मेंशन किया फर्टिलिटी पे। ठीक है, चलिए जी, सॉइल पोल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों, contamination of the soil with increased concentration of the toxic substances will be your soil pollution। ठीक है, solid waste की अगर हम बात करें soil के अंदर, अब आप देखो मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूं। अगर हम पहले के टाइम को कंपेयर करें आज के टाइम पे, तो पहले के टाइम पे हम मैन्योर को यूज करते थे फॉर योर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि मैन्योर जो है, कोई भी काऊ डंग को आपने उठा लिया, उसको सड़ा लिया, उसको रख लिया थोड़े टाइम के लिए, वो प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइजर की तरह काम करता था। बट आजकल क्योंकि हमारा जो फोकस है वो क्वांटिटी पे ज्यादा हो गया है क्वालिटी की कंपैरिजन में, तो उसकी वजह से क्या हुआ है जी, हमारे को क्वालिटी भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, बिकॉज वी आर ग्रीडी, ह्यूमन बींग्स आर ग्रीडी इनफ। अब हमें क्वांटिटी चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। जब मैं केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करूंगी तो ना सिर्फ वो उस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हम कर रहे थे उस क्रॉप को नुकसान करेंगे, बल्कि वो फर्टिलाइजर आपके वाटर में भी लीच आउट होना शुरू हो जाएंगे। यस और नो, आपके खाने में आ रहे हैं तो आपकी खुद की हेल्थ भी डिटोरिएट होना शुरू हो जाएगी। तो जो भी आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो कहीं ना कहीं आपकी सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे। इसीलिए आजकल आपने सुना होगा एक फैंसी वर्ड जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको थोड़ा सा महंगा करके बेचा जाता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करके हमने इस क्रॉप को प्रोड्यूस किया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू इस पर्टिकुलर फल को हमने उगाया है। यस बच्चे, मैम करंटली आई एम इन क्लास 11th, मुझे नीट 2025 का एग्जाम देना है, मैं क्या करूं? बेटा 2025 का एग्जाम देना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लासेस आपकी आने वाली है बहुत जल्दी हमारे चैनल के ऊपर। आपको सिर्फ और सिर्फ जो करना है वो ये करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आते रहे। वी हैव प्रियंका मैम ऑल्सो, थैंक यू वेरी मच मैम कि आप हमारी क्लास में आए हो। इट इज सच एन ऑनर टू सी सच ए रिस्पेक्टेबल फैकल्टी इन आवर क्लास। यस, हाँ जी,
तो रेड के नाम से जो बच्चा है भाई, तुम सब्सक्राइब कर लो, सारी बाकी सारी चीजें हम पे छोड़ दो, सिर्फ सब्सक्राइब कर लो, मजा आ जाएगा तुमको। वेरी सोन वी आर गोइंग टू लॉन्च बैचेस, कल परसों में तुमको क्लासेस दिखना शुरू हो जाएंगी। सब्सक्राइब कर लो, क्लासेस लेना शुरू कर दो, बस और कुछ भी नहीं करना है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे सॉलिड वेस्ट की। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, वेस्ट फ्रॉम होम्स, ऑफिसेज, स्टोर्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स दैट आर कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड बाय द म्युनिसिपैलिटी, दैट विल बी योर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। वो आता है ना सुबह सुबह, सवेरे सवेरे मॉर्निंग में आता है ना, गाड़ी आया जरा घर से कचरा निकाल, आता है कचरा निकाल, नोएडा में तो बहुत आता है भाई सुबह सुबह। तो वो आपका म्युनिसिपैलिटी के लोग कचरा इकट्ठा करके ले जाते हैं, उसको सेग्रीगेट करते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग करते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग करते हैं। दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। नोटिफिकेशन नहीं आता भाई, आएगा अर्श। सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन भी होगा, उसको प्रेस कर दो। प्रेस करोगे तो हर एक क्लास के लिए आपको नोटिफाई जरूर किया जाएगा। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी हर एक क्लास को पोस्ट किया जाता है। यहाँ भी आता है, हाँ, कूड़े वाला आया घर से कचरा निकाल, आता है अमित चौधरी, हाँ, तो दैट इज अ इनिशिएटिव बाय म्युनिसिपैलिटी, है ना। तो आपको मेक श्योर करना है बच्चे, मेक श्योर करना, बी सीरियस इन दिस थिंग, आपको मेक श्योर करना है कि जो मेरा बायोडिग्रेडेबल वाला कचरा है घर में ना, आप 2 कूड़ेदान जरूर रखें। जो किचन वेस्ट होता है, एज सिंपल एज दैट, जो किचन वेस्ट होता है उसको आप अलग से ग्रीन थैले में डालो। उसके अलावा जो भी वेस्ट होता है किचन के अलावा उसको आप अलग से एक थैले में डालो, और वो 2 अलग थैलियां आपको जरूर उसको पकड़ानी चाहिए ताकि आप उसका काम आसान कर सको। चलिए जी, अगर हम बात करें सैनिटरी लैंडफिल्स की, तो ये सब्स्टिट्यूट था फॉर ओपन बर्निंग डंप्स के लिए। एक खड्डा खोदा, उसमें सारा का सारा आपने डंप यार्ड डाला, कवर कर दिया और उसको छोड़ दिया लंबे समय के लिए, उसको छोड़ दिया लंबे समय के लिए। गाड़ी वाला, अच्छा गाड़ी वाला है यस, उसको छोड़ दिया आपने लंबे समय के लिए, सैनिटरी लैंडफिल्स। तो हम बात कर रहे थे वेस्ट की, जो मैं आपको बता रही थी अभी। तो भाई आपके 3 टाइप के वेस्ट में आप सेग्रीगेट कर सकते हो। एक तो हो गया बायोडिग्रेडेबल, दूसरा हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल। आइडियली तो आपको ये 3 डब्बे रखने चाहिए, बट चलो ठीक है, ठीक है, मैं कहती हूँ तुम 2 डब्बे तो जरूर रखो। यस मैम, यहाँ भी आता है, हाँ सबको ही आता है। दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय आवर गवर्नमेंट, ठीक है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यस बच्चा पार्टी, तो आपको 2 तो जरूर डब्बे रखने ही रखने चाहिए, या एक डब्बे में पार्टीशन आता है आजकल, ऐसे पार्टीशन, एक साइड में आप रख दो जी आपकी किचन वेस्ट, एक साइड में आप रख दो जी उसके अलावा जो भी वेस्ट आपके घर में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है, दैट इज द वेस्ट दैट कैन बी नेचुरली ब्रोकन डाउन, जिसको कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इंपैक्ट से ब्रेक डाउन कर सकते हो। हर एक कूड़े का एक अलग, एक डिफरेंट ट्रीटमेंट होने वाला है, ठीक है। इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इंपैक्ट में हम ब्रेक करके इसको एज ए मैन्योर यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम इसको यूज कर सकते हैं। देन वी आर हैविंग नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो नहीं टूट पाएगा, वेस्ट दैट कैन नॉट बी नेचुरली ब्रोकन, जो नहीं टूट पाएगा, इसके लिए हमारे पास अलग ट्रीटमेंट है। देन वी हैव रिसाइक्लेबल, जिसको कि आप रिसाइकिल कर सकते हो, दोबारा से यूज कर सकते हो, दैट विल बी रिसाइक्लेबल। मैम गांव में नहीं, इसलिए गांव में ज्यादा पोल्यूशन नहीं है, गांव में नहीं होता बेटा, गांव से बढ़िया तो कोई जगह नहीं है मैं कहूंगी आपको, है ना। आपको शुद्ध खाना मिल रहा है, एयर पोल्यूशन से आप बिल्कुल दूर हो, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। गांव के लोगों में इतनी समझ है कि मुझे इस किचन वेस्ट को मैं अपने प्लांट्स में यूज कर सकता हूँ, मैं अपने क्रॉप्स को ग्रो कर सकता हूँ, ठीक है अमित। तो उनको सेपरेट करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये जो 3R है मेरे प्यारे बच्चों, you people being the youth of the nation, you should understand deeply what are these 3R's. First R refers to reducing the amount of waste generated. Second R refers to reuse, repeated use of items or parts of the items which have usable aspect, है ना। आजकल ना ये रीयूज वाली चीज बहुत ही कम हो गई है। सबको लगता है कि भाई पापा के पास बहुत पैसा है, एक बार यूज करो उसको फेंक दो, है ना। सबका ये मनोदशा हो चली है, लेकिन आपको जितना हो सके उस चीज को रीयूज करना चाहिए। मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपको देती हूँ, नेचर हमें रीयूज करना सिखाता है। नेचर में अगर मैं बात करूं तुम्हारे C3 प्लांट्स की, C3 प्लांट जब आप तुम्हारी C3 साइकिल को चलाते हैं, तो जो रुबिस्को एंजाइम है, क्या रुबिस्को एंजाइम सिर्फ एक बार ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फिक्स करता है? बता दो मेरे को, क्या आपका रुबिस्को एंजाइम एक बार ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फिक्स करेगा? आंसर इज नो।
in each and every cycle your plant is going to regenerate enzymes, your plant is going to regenerate this rubisco ताकि वो दूसरी साइकिल में यूज हो पाए, ताकि वो तीसरी बार यूज हो पाए. सिमिलर विद द C4 प्लांट. तो नेचर हमें रीयूज करना सिखाता है, नेचर हमें रिसाइकल करना सिखाता है. तो आपको ये 3 आवर्स अपने लाइफ में धारण कर लेने चाहिए कि मुझे रिड्यूस करना है द अमाउंट ऑफ वेस्ट दैट आई एम जनरेटिंग, रीयूज करना है एंड रिसाइकिल करना है, ताकि मैं अपने एनवायरनमेंट को बचा सकूं, ताकि मैं अपने एनवायरनमेंट को बचा सकूं. एम आई क्लियर टू ऑल माई यंग किड्स आउट देयर? एम आई क्लियर? भाई तुम ही लोग यूथ हो इस नेशन का, तुम ही लोग चेंज कर सकते हो. अपने खुद के अंदर चेंज लाओगे तभी तो सराउंडिंग में भी चेंज लेकर के आ पाओगे. करेक्ट बात है. चलिए जी चलते हैं जी आगे. सॉइल पोल्यूशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? एग्रोकेमिकल वेस्ट हो सकता है बच्चे, सॉलिड वेस्ट हो सकता है. सॉलिड वेस्ट में प्लास्टिक वेस्ट इज द मेजर कारण. प्लास्टिक को इसीलिए कम से कम हमें इस्तेमाल करना चाहिए. बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द प्लास्टिक. बहुत सारी चीजें हैं. आजकल पेपर बैग्स आपके आ गए हैं, है ना. शिल्पा मैं बहुत अच्छी हूँ बेटा. वेरी गुड इवनिंग. यू आर मोस्ट वेलकम टू द सेशन. आई होप आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी. ठीक है. हाँ जी. देन वी हैव बायोमेडिकल वेस्ट, देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, है ना. मेरा मोबाइल टूट गया है, ये रिमोट जिससे मैं काम कर रही हूँ टूट गया है, मेरे को फेंकना पड़ेगा, तो दैट विल बी योर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, या इसको आप ई वेस्ट कह देते हैं. एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स की मैं बात करूं, जैसे कि आपने कपड़े के बैग देखे होंगे, है ना. लोगों को लगता है कि ओहो कपड़े का बैग यूज करूंगा तो मेरा स्टैंडर्ड डाउन दिखेगा. लगता है ये स्टिग्मा होता है बच्चों में. बता दो मेरे को, कपड़े का बैग मैं यूज करूंगा मेरा स्टैंडर्ड डाउन दिखना शुरू हो जाएगा. ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, ये तुम्हारे दिमाग का स्टिग्मा है. कपड़े का बैग यूज करोगे, 4 लोगों को प्रोत्साहित करोगे कि आप प्लास्टिक को यूज नहीं कर रहे हो, प्लास्टिक बैन हो चुका है, आप यूज नहीं कर रहे हो. आया समझ? तो ये कपड़े के बैग, जूट के बैग भी आपने देखे होंगे. एंड अवॉइडिंग यूज ऑफ पॉलिथीन बैग, इसको आपको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए. भाई मुझे ना बड़ा अजीब लगता है जब मैं देखती हूँ कि जो बाहर में ऐसे ही गाय भटक रही है, फॉर एग्जांपल कुत्ते वहाँ पे अगर घूम रहे हैं, तो प्लास्टिक यूज करके आप सड़क पे फेंक देते हो. प्लास्टिक ही खा रहे होते हैं बेचारे, उनके पास तो वो फिल्ट्रेशन है नहीं कि ये प्लास्टिक है, ये खाने की चीज है या नहीं है. तो हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि हमें कम से कम इन चीजों को इस्तेमाल करना है, ताकि उतनी ही कम चीजें बाहर एनवायरनमेंट में फैले. आया समझ? नो मैम, इलेक्ट्रॉनिक मैं सुधार करके यूज करता हूं. अच्छा, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है. चलते हैं आगे बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी की तरफ. ये केस स्टडी आपके लिए पढ़ना भी अनिवार्य है एंड उसके साथ में इससे क्वेश्चन भी बार बार आता है. विद अ रिमार्केबल मैन, एक ऐसे इंसान जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, एक ऐसे इंसान जिनका नाम एनसीईआरटी में बेशुमार हो गया. हाँ, उनकी हम बात करेंगे. दैट इज मिस्टर अहमद खान. 57 ईयर ओल्ड है. ओल्ड थे मतलब जब भी हमने एनसीईआरटी में उनका डाटा रिकॉर्ड किया है. ठीक है. इन्होंने क्या किया ऐसा? प्लास्टिक को रीयूज करना सिखा दिया. प्लास्टिक से एक मैन्युफैक्चरर, इन्होंने पॉली ब्लेंड बना दिया. मैम पॉली ब्लेंड क्या होता है? पॉली ब्लेंड क्या होता है देख लेते हैं. अंडरटुक रोड कंस्ट्रक्शन इन द कोलैबोरेशन विद बेंगलोर सिटी. इन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन किया with the help of recycling of the plastic. कैसे किया जी? Polyblend is the mixed with bitumen to lay the roads. Polyblend को अगर आप मिक्स कर दो बिटुमेन के साथ में तो आप रोड की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं एंड ज्यादा बेहतर भी हो पाती है. जिसको लगता हो कि ये सस्ता जुगाड़ है, सस्ता जुगाड़ नहीं, ज्यादा बेहतर भी हो पाती है, ज्यादा बेहतर भी हो पाती है. तो रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव दे दिया. प्लास्टिक बैग जो थे उसको रिसाइकिल करके दिखा दिया इन्होंने. एंड नाम है साहब जी का मिस्टर अहमद खान सर. सर से हमें इनको बुलाना चाहिए. पॉलीब्लेंड एनहांस्ड बिटुमेन्स वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज, increased the road life by a factor of 3. मैंने कहा ना कोई सस्ता जुगाड़ नहीं है. रोड की लाइफ भी आपकी by a factor of 3 इंक्रीज हो जाती है. uses any plastic film waste as the raw material. अब देखिए जी, प्लास्टिक बाहर सड़क पे घूम रहा है, जो नॉर्मल प्राइस होता है उसका 0.5 रुपीज पर केजी है. इन्होंने कहा मेरे को
तुम सारा प्लास्टिक, ताकि मैं उसको रिसाइकिल कर पाऊं। इन्होंने कहा मेरा प्राइस है 6 रुपीज पर केजी, ताकि सारा प्लास्टिक इनके पास आए, ताकि ये उसको पॉलीब्लेंड में कन्वर्ट कर पाए एंड उसको कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स में यूज कर पाए। प्लास्टिक भी मेरा रिसाइकिल हो गया, बेहतर मटेरियल भी मुझको मिल गया कंस्ट्रक्शन के लिए। ऐसा कुछ दिमाग लगाओ यार, तुम लोग भी ऐसा कुछ दिमाग लगाना है हमें। यस बच्चे, यस, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एम आई क्लियर? एक तीर से दो निशाने कर दिए, प्लास्टिक का भी खात्मा कर दिया। चलते हैं जी आगे, ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के ऊपर। टिपिकली इंक्लूड्स डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, है ना। मेरा पेन खराब हो गया, मैं इसको फेंक दूंगी, मैं इसको फेंक दूंगी। मोबाइल मेरा टूट गया, मैं ठीक कराऊंगी उसको, लेकिन जब जैसे ही कहा दुकान वाले ने कि भाई कुछ काम का नहीं है, इसको फेंक दो, मैं इसको फेंक दूंगी। दैट विल बी माई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो कि मैंने डिस्कार्ड कर दिया। इट कंटेन्स हैवी मेटल्स एंड हजार्डस केमिकल्स, हाईली टॉक्सिक होता है बच्चे वन कम इनटू द कॉन्टैक्ट, कैन नॉट बी डिस्कार्डेड एंड ट्रीटेड अलोंग विद रेगुलर वेस्ट। तो इसको आप रेगुलर वेस्ट के साथ में ट्रीट नहीं कर सकते हैं। रिसाइकलिंग इज द ओनली सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है कि आप उसको रिसाइकिल कर दे। मैं बात करूं डेवलप्ड कंट्रीज की, जो मैं अभी बार बार आपको एग्जांपल भी दे रही थी, तो ये देखो, ये ई वेस्ट रिसाइकिल करने की फैसिलिटीज होती हैं वहां पे, और हमारे यहाँ पे बेचारे छोटे छोटे बच्चे उसको मैन्युअली सेपरेट कर रहे होते हैं, मैन्युअली सेपरेट कर रहे होते हैं, है ना। तो ये हमारे देश में हो रहा है। दैट इज द रीजन इसको मैंने डेवलपिंग लिखा, इसको मैंने डेवलप्ड कंट्री लिखा। तुम लोग अपने फ्यूचर में इस डेवलपिंग को डेवलप्ड में कन्वर्ट कराते हुए कन्वर्ट जरूर करा देना, ठीक है, जरूर करा देना। चलिए सुपर्ब। हाँ जी, तो बात कर रहे हैं हम एग्रोकेमिकल वेस्ट की। सॉलिड वेस्ट की हम बात कर चुके हैं, एग्रोकेमिकल वेस्ट की। केमिकल्स यूज्ड इन द एग्रीकल्चर लाइक पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये आपके एग्रोकेमिकल वेस्ट होते हैं। टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स, बहुत एक्सपेंसिव भी है फार्मर के लिए। दे कॉज एनवायरमेंटल एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑल्सो, एक्सपेंसिव भी है, प्रॉब्लम भी क्रिएट करा, फिर भी हमें क्यों यूज करना है इसको, हमारी हेल्थ भी खराब कर रहा है, हम यूज करते हैं बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हमारी नीड्स जो है वो ग्रीड में, लालच में कन्वर्ट हो चुकी है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पेस्टिसाइड्स की, तो पेस्टिसाइड्स जो है वो वाइडली यूज होता है टू किल द पेस्ट। अब बात ये है जी, ये नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को भी किल कर देता है, जो लाभदायक है प्लांट के लिए। पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आल्सो किल बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म, जो लाभदायक है उसको भी मार देगा, जो लाभदायक नहीं है उसको भी मार देगा। मेरे लिए तो नुकसान ही नुकसान हो गया, मेरे लिए तो नुकसान ही नुकसान हो जाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं जी। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसकी हमने बात करी थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपको समझाती हूँ। देयर वॉज वन मोर रिनाउंड मैन, जिनका नाम है रमेश चंद्र डागर। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर योर एग्जामिनेशन, MCQ अलर्ट में इसको लिख रही हूँ मेरे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फार्मर हैं, कहाँ से? सोनीपत हरियाणा से। हरियाणा वाले बच्चे जल मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, मेक सम नॉइस एवरीवन। हरियाणा वाले बच्चे, ये फार्मर है सोनीपत हरियाणा में, इन्होंने इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग कर दिया। इंटीग्रेटेड क्या होता है जी, देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड, इन्होंने कलेक्ट किया क्रॉप वेस्ट एंड मेक द कंपोस्ट। क्रॉप का जो भी वेस्ट था उससे इन्होंने कंपोस्ट बनाया। कंपोस्ट बना करके द कंपोस्ट इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर, दूसरी क्रॉप पे उसको एज ए फर्टिलाइजर यूज कर दिया। इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, डेयरी मैनेजमेंट भी करते हैं, एक ही एरिया पे सारे ऑर्गेनिज्म के बाय प्रोडक्ट्स यूज करके, और उसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग में कन्वर्ट कर दिया। एनिमल्स आर फेड एडिबल क्रॉप, इस क्रॉप को खिला दिया गया। एनिमल ड्रॉपिंग इज यूज्ड टू मेक द मैन्योर, एनिमल का जो भी ड्रॉपिंग है, जो एक्सक्रीटा है ना, उसको यूज करके इन्होंने यहाँ पे मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया। ही ऑल्सो does apiculture to collect honey and attract pollinators to his farm। एपीकल्चर भी कर रहा है, वहीं पे ही तुम्हारा शहद भी बन गया, उसकी वजह से तुम्हारे बीज आना शुरू हो गई, which are acting as a good pollinator also। तो पॉलिनेशन भी करा दिया, वहीं पे अपनी गाय भैंस भी चल रही है, गाय भैंस का एक्सक्रीटा यूज हो गया, है ना। तो देखो कैसे इंटीग्रेट करके इन्होंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरह एवरीथिंग
he has used and he has produced a sustainable model for agriculture. ना तो महंगा है, सस्ता भी है, लाभदायक भी है. बता दो जरा चैट बॉक्स में, लाभदायक भी है. यस बच्चे, चले ग्रीन हाउस इफेक्ट जिस पे क्वेश्चन आना तय है. ग्रीन हाउस इफेक्ट बच्चे पार्टी. ग्रीन हाउस इफेक्ट एवरीवन. यस मैम, डन. यस मैम, क्रिस्टल क्लियर. बच्चा लोग, अभी मैं वापस से आपको मिलूंगी 6:30 पे विद अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन कि आप नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड कर सकते हो. आई विल बी लाइव आफ्टर 20 मिनट्स अगेन. ठीक है, चलो. ग्रीन हाउस इफेक्ट, इट इज नेचुरली अकरिंग फिनोमेना. ये नेचर ने पहले से डिसाइड किया हुआ है. अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो तो जो एवरेज टेम्परेचर है ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट वो 15 है, नहीं हो तो -18 हो. इतना चिली एरिया हो जाएगा कि आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. तो क्या है बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट? अबाउट 1/4 incoming solar radiations is reflected back by the clouds and gases in the earth's atmosphere. 1/4 आपकी reflect back हो जाती है. Cloud and gases they absorb some of it, but almost half of incoming solar radiations will fall on the earth's surface. उसको heat करेंगी, तभी तो temperature कम होगा. उसको heat करेंगी while a small proportion is reflected back. कुछ प्रोपोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, कुछ प्रोपोर्शन उस सरफेस को हीट कराने के काम में आएगा. तो अर्थ सरफेस री एमिट हीट्स इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस, वो री एमिट करेगा, बट पार्ट ऑफ दिस डज नॉट एस्केप, जिसकी वजह से आपका अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा. अदरवाइज -18 होना था भैया, इसीलिए वो राइज हो रहा है. तो भाई क्वेश्चन कहाँ पे आता है? क्वेश्चन आता है आपका ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर, जो कि है मेरी यहाँ पे लिख देती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो है मेरी N2O, CFC, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड. ग्रीन हाउस गैसेस सच एज CO2, मीथेन एटसेट्रा आर रीअब्सॉर्ब majorly of the infrared radiations and radiate heat, thus keeping the earth warm. ये अर्थ को वार्म रखती है, टेम्परेचर को कम रखती है. इनको मैं ग्रीन हाउस गैसेस कहती हूं. क्वेश्चन टाइम एवरीवन. क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ग्रीन हाउस गैसेस. जी हां, आपको ये परसेंटेज भी पता होनी चाहिए. ये भी सवाल में एक बारी आपसे पूछा गया है. तो ग्रीन हाउस गैसेस के साथ में परसेंटेज भी यू शुड बी थोरो इन योर माइंड. आपके ब्रेन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि N2O 6%, CFC 14 रेफ्रिजरेटर्स में जो यूज होती है, मीथेन 20, कार्बन डाइऑक्साइड 60%. चले आगे ग्लोबल वार्मिंग पे. everyone in the chat box, global warming is the long term heating of earth's climate due to human activity, हमारी एक्टिविटी की वजह से, which increase the level of greenhouse gases in the earth atmosphere. That will be my global warming. अगर मैं लास्ट डेकेड की बात करूं तो टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज्ड बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस. इतना इंक्रीज होगा तो सारे जो ग्लेशियर्स है वो पिघलना शुरू हो जाएंगे. हमारे लिए फर्दर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, तो हमें नेचर को एकदम इंटैक्ट रखना है, हमें नेचर को एक चेक में, एक बैलेंस में जरूर रखना है. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज एल नीनो इफेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है भाई. इस चैप्टर में तो इतने सारे एरियाज हैं जहां से बार बार सवाल पूछा जाता है. अगेन आई एम टेलिंग यू, अवेयरनेस वाला चैप्टर है तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप बच्चों के लिए. मतलब क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे और अपनी लाइफ में ढालने के लिए भी बहुत जरूरी है. राइट, एल नीनो इफेक्ट. The global climate and disrupts normal weather pattern, which as a result can lead to intense storms in some places and drought in others. कहीं पे तो बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ गया, कहीं पे एकदम ही सूखा पड़ गया है. ग्लोबल वार्मिंग along with एल नीनो leads to the catastrophic effects on the climate condition across the globe. बहुत ही ऐसे कंडीशंस को ये लेके आता है जो हमारे लिए एमिएबल, जो हमारे लिए परफेक्ट नहीं है. ठीक है बच्चों, हाउ डू वी कंट्रोल, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? आप बच्चे अपने जहन में डाल दो, कटिंग डाउन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. जितना हो सके फॉसिल फ्यूल को कम यूज करना है. इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूसेज.
कमरे से बाहर आ गए हो, एसी चल रहा है, एसी चल ही रहा है, यहाँ आ गया मैम तूफान, देखो बोला ही नहीं तूफान भी आ गया, है ना। कमरे से बाहर आते हो टू मेक श्योर लाइट को आप स्विच ऑफ करेंगे, एसी को आप बंद करेंगे, पंखे को आप बंद करेंगे, ठीक है। ये हमें लगता है कि पेरेंट्स बार बार बोल रहे हैं इनको ना बिल नहीं देना, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। बिल की बात नहीं है बच्चों, बिल आप सबके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, बात है नेचर को प्रिजर्व करने की। आ गई समझ। रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट का काटना हमें कम करना पड़ेगा, प्लांटिंग ट्रीज, ज्यादा नंबर ऑफ ट्रीज को प्लांट करना पड़ेगा, स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ को कम करना पड़ेगा। चलते हैं जी ओजोन लेयर पे। ओजोन आपकी पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओजोन कहाँ पाई जाती है, लेयर्स आपको मेंशन कर दी थी, बता दो। थर्मोस्फीयर में है, मीजो में है, स्ट्रेटो में है, ट्रोपो में है, एक्सो में है। तो आंसर क्या होगा बच्चे, आंसर होगा मैम स्ट्रेटोस्फीयर में है। इट एक्ट्स एज अ शील्ड अब्सॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ओजोन लेयर के अंदर बहुत बड़ा स्पेस बन गया, बहुत बड़ा छेद हो गया, तो क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। स्नो ब्लाइंडनेस होना शुरू हो जाएगी, अलग अलग प्रकार के स्किन में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगे, स्किन कैंसर होगा, प्री मैच्योर एजिंग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल डीएनए है। यूवी रेज ब्रेक बॉन्ड्स इन प्रोटीन एंड डीएनए और उसको वो कन्वर्ट कर सकती हैं। ओजोन लेयर को कैसे मेजर करते हो, ये भी सवाल में पूछा गया था। डॉब्सन यूनिट, ध्यान देना, डॉब्सन यूनिट। अच्छा, ऑप्शन में ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन था, डोसबोन यूनिट भी लिख दिया था, ताकि बच्चों को ना समझ में नहीं आए, लेकिन आप बच्चे तो समझदार हो, आपको अच्छे से पता है। इट इज योर डॉब्सन यूनिट विच इज DU। इट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ओजोन इन ए कॉलम ऑफ द एयर। आ गया समझ। कैसे बनती है ओजोन, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ब्रेक डाउन करती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को। दो एटम ऑफ ऑक्सीजन आपके फॉर्म हो गए इस तरीके से, फिर ये ऑक्सीजन एक से कंबाइन कर लेगा, ये हाईली रिएक्टिव होता है, बना देगा O3, बना देगा O3। आ गया समझ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर्स में आपका CFC यूज होता है, जो इस प्रोसेस को बढ़ावा दे रहा होता है, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है ओजोन में होल क्रिएट हो चुका है, ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर ये होल बढ़ता चला जाएगा तो हमको स्किन इश्यूज बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे, कैंसरस स्किन कैंसर भी आपको हो सकते हैं, वेरियस प्रकार के इश्यूज आप फेस करेंगे अगर ये ओजोन होल ज्यादा बड़ा हो जाता है, बिकॉज आपके यूवी रेज विल बी एबल टू पास थ्रू इट। चलिए जी, चलते हैं कुछ और ऐसे ईयर्स पे जो आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे बच्चों, जहां से सवाल आपका आ जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 15 सितंबर 1987। अब आपको अच्छे से पता है, रिकॉग्नाइजिंग द डिलीटोरियस इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, एन इंटरनेशनल ट्रीटी विच इज नोन एज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसको साइन किया गया कनाडा में 1987 के अंदर कि हम एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन को कंट्रोल करेंगे। देन वी हैव क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997। इट विल कंट्रोल एमिशन ऑफ द 6 मेन ग्रीन हाउस गैसेज। डिफॉरेस्टेशन बच्चों, डिफॉरेस्टेशन, कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया इनटू ए नॉन फॉरेस्टेड एरिया विल बी डिफॉरेस्टेशन। काट देना फॉरेस्ट को कहलाता है बच्चों डिफॉरेस्टेशन। अगर हम बात करें नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की जो 1988 में दिया गया था, 33% फॉरेस्ट कवर फॉर प्लेन्स, 67% फॉरेस्ट कवर फॉर द हिली एरियाज। तो भाई जो हाँ, ब्रेक बिल्कुल दे दूंगी तुमको, बस सेशन खत्म करें। एक लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद 10 मिनट्स का ब्रेक है। अर्श, क्या रीजन है डिफोरेस्टेशन के? अब पॉपुलेशन इतना बढ़ रही है, हमें भी तो स्पेस चाहिए रहने के लिए। ग्रोइंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मेजर रीजन। सेकेंडली, हम वहां से लकड़ियां कलेक्ट करना चाहते हैं, टिम्बर कलेक्शन, फायरवुड भी हो जाता है, कंस्ट्रक्शन करनी है हमें, कैटल रेंचिंग करनी है हमें, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। सॉइल इरोजन, सॉइल की क्वालिटी कम होती जा रही है, बायोडाइवर्सिटी हमारी कम हो रही है, वहां पे जो ऑर्गेनिज्म है उसका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, कल समझाया था। डिसर्टिफिकेशन हो गया, इम्प्रॉपर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। यस, जो लास्ट पॉइंट आपको बताने वाली थी दैट इज जूम कल्टीवेशन।
शिफ्टिंग कल्टीवेशन को आप यूज कर सकते हो। अ पैच ऑफ फॉरेस्ट इज क्लियर बाय स्लैशिंग एंड कटिंग डाउन द ट्रीज को आप क्लियर करते हो, क्लियर करने के बाद आप इसको बर्न करते हो, जो ऐश है वो वहीं पे हो जाती है एंड दैट एक्ट एज अ फर्टिलाइजर। इस तरीके से आप रिस्टोर कर सकते हो। व्हाट इज रीफॉरेस्टेशन? वापस से उस फॉरेस्ट को उगाना वुड बी रीफॉरेस्टेशन। इसीलिए बार बार प्रेशराइज करा जाता है, बार बार आपके जहन में ये बात डाली जाती है कि बच्चों मेरे आपको ट्रीज की प्लांटिंग करनी है, प्लांटिंग द ट्रीज, यस दैट इज योर रीफॉरेस्टेशन। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए अमृता देवी जी का नाम तो आप सब बच्चों को पता होगा, अमृता देवी जी का नाम सब बच्चों को पता होगा। चिपको मूवमेंट, इन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट थे इसको हम काटने नहीं देंगे, एकदम उस पर चिपक गए तो इनको और इनकी बेटी को काट दिया गया, इसीलिए इनके नाम से संस्थान चलाई जाती है। अमृता देवी चिपको मूवमेंट के नाम से आप अच्छे से उसको समझ सकते हो। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड भी दिया और ऐसा एक एक्ट भी बना दिया है। ठीक है बच्चों। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? भाई फॉरेस्ट टीम के साथ में वहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं, अगर वो भी साथ में जुड़ जाए तो हम डिफॉरेस्टेशन को रोक सकते हैं, ताकि वहाँ पे आपका बेहतर तरीके से सारी लाइफ फॉर्म हो पाए। ठीक है बच्चे? हाँ जी, तो ब्रेक कब मिलेगा? ब्रेक कब मिलेगा? ब्रेक मिल गया मेरे प्यारे बच्चों। आपको ना इसका पीडीएफ मैं दे दूंगी, पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, 10 मिनट के बाद हम वापस मिल रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। अभी से आप लोग शेयर कर दो अपने सारे के सारे ग्रुप्स में, बीट योर इंस्टाग्राम ग्रुप, बीट योर फेसबुक, बीट योर व्हाट्सएप ग्रुप, सारे ग्रुप्स में इसको शेयर कर दो, टेलीग्राम्स के अंदर, ताकि आप उतने बेहतरीन सेशन को अवॉइड ना करें। बहुत जरूरी है आप बच्चों के लिए। 6:30 शार्प आई विल बी लाइव अगेन। बाय बच्चों, टेक केयर, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, ख्याल रखो अपना एंड स्टे ट्यून्ड। बाय एवरीवन।